नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि यहाँ पर कंटिन्यू हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। और आपको पता है कि नोटिफिकेशन भी आ चुका है 27, आपका 27, ओके, यानी कि 27 नवंबर कल आपका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, आउट हो चुका है। तो फॉर्म फिलअप फटाफट यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। आज का सेशन में सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर 1 और 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और आपके लिए गुड न्यूज़ है, देखो मैंने यहाँ पर 42 पार्ट्स करा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे पार्ट्स आप कंटिन्यू वॉच कर लें। बहुत ही गजब के सेशन है, ठीक है ना। बाय शिवानी सिंह मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको फ्री में पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पे 7505890761। सो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगी, ओके। बाकी आपके ऊपर डिपेंड है, आपको ऐड होना है कि नहीं होना है, ओके। हम फोर्स नहीं करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने बेहतरीन से क्वेश्चंस को बिना टाइम वेस्ट किए। और स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो, अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। किस लिए? क्या अनुकूलीय जो है समुच्चय या फिर पर्यटन त्रुटि विधि या फिर अनुपूरक यहाँ पर जो है चिंतन या फिर कंटस्टीकरण, ठीक है ना। देखो, अपने विद्यार्थी, एक टीचर्स को अपने सभी स्टूडेंट के अग्रिम श्रेणी की समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए, यानी कि यहाँ पर बच्चे को टीचर्स कैसे यहाँ पर सिखाएंगे कि भैया आप जो है कैसे समस्या समाधान कौशल सीख सकते हैं, कैसे अगर आपके सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो आपको समस्या कैसे सीखनी होगी यहाँ पर, ठीक है ना, कैसे यहाँ पर जो है उसका सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ये सारी चीज़ें देखो, बात करें अनुक्रिया समुच्चय का मतलब होता है कि बस आपने एक सेट तैयार किया हुआ है कि अगर यहाँ से इस समस्या का समाधान निकलता है तो ठीक है, अदरवाइज हमसे नहीं होगा। क्लियर है। प्रयत्न त्रुटि विधि 9, कंटस्टीकरण का मतलब होता है याद करना, रेक्टिफिकेशन। क्या आप यहाँ पर जो है अगर कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मानो यहाँ पे मैथ्स का, ठीक है, वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, काफ़ी समस्याएं यहाँ पे आपको क्रिएट हो रही है, तो आपको टीचर्स यहाँ पे कहेंगे कि आप अपनी बुक के पीछे देखो, पीछे जो है उत्तर यहाँ पे तालिका दी हुई है और उसमें आंसर्स देख लो यहाँ पर, ठीक है ना, कि राइट आंसर्स क्या होगा, बस इतना कर लो। नहीं, बल्कि क्या करना है यहाँ पर, हमें अनुरूपक चिंतन का यूज़ करना है। देखो, एनालॉजिकल थिंकिंग का यूज़, अनुरूपक चिंतन का मतलब ये होता है कि अगर हमारे सामने कोई भी समस्या है यहाँ पर, तो हम उसका जो है समाधान डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जो है, अगर मैंने कहा भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, तो अगर आप ये पूछे कि भारत की राजधानी नई दिल्ली न होकर अगर भारत की अन्य कोई शहर या राज्य होता तो फिर क्या फ़र्क पड़ता, कैसा विकास होता, ओके। तो ये होगा कि अब आप डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं। नेक्स्ट है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? हम कंटस्टीकरण कहते हैं, विस्मरण कहते हैं, चयनात्मक ध्यान कहते हैं, फिर परासंज्ञान कहते हैं। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता, यानी अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया, अपनी खुद की स्वयं चिंतन प्रक्रिया को हम जो है नियंत्रित कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, प्रतिबिंब कर रहे हैं, तदनुसार रूपांतरण करने की जो जो यहाँ पे जो है कैपेसिटी है वो क्या कहलाएगी? देखो, रट्टाफिकेशन, मेमोरी, यहाँ पे मेमोराइजेशन मैंने कहा है, ये आपका सीटेट का नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए इसको फॉलो नहीं करना है, ओके। विस्मरण का मतलब भी क्या होता है? रट्टाफिकेशन ही, या फिर जो है जो सिलेक्टेड है उन पर ही अटेंशन यहाँ पर कीजिए, सिर्फ और सिर्फ चयनात्मक पर ही ध्यान दीजिए, बाकी पर ध्यान फोकस क्रिएट नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि यहाँ पर क्या होगा, प्रसंज्ञान हम उसे कहते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति स्वयं की चिंतन प्रक्रिया के माध्यम से अपने आप को सहज जो है स्वयं रूप से अपने आप को ढालता है, अपनी क्षमताओं को समझता है कि हाँ, मेरे अंदर क्या क्वालिटी क्या नहीं, कैसे मैं यहाँ पर जो है इन चीज़ों को हल कर सकता हूँ, कैसे नहीं, कैसे मैं समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ, कैसे मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, किस माध्यम से, ठीक है ना। तो ये होगा परासंज्ञान यहाँ पर। नेक्स्ट है, जानकारी प्रक्रमण कौशल, जैसे कि अनुस्मरण व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है, भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। नकारात्मक भाव, जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, या फिर सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो जानकारी प्रक्रमण कौशल, जैसे कि अनुस्मरण, ठीक है ना,
जानकारी। अब देखो हमने जो है जो भी कुछ अपनी लाइफ में पहले से सीखा हुआ है और उसे आगे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का अर्जन करते हैं, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर क्या वो हमारे लिए हमारे इमोशंस के साथ में क्या वो खिलवाड़ करेगा, क्या वो यहाँ पर निगेटिविटी डालेगा? बिल्कुल नहीं। तो नकारात्मक भाव नहीं डालेगा, या फिर कहें यहाँ पर हम कि ये हमारी इमोशंस की स्थिति से संबंधित ही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हमने अपना पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का हम अर्जन करना चाहते हैं, ठीक है, तो बताइए वो संबंधित क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा ऑब्वियसली। या फिर नकारात्मक भाव, जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप। देखो अब आप कह रहे हैं कि नकारात्मक भाव से आप जो है यहाँ पर पॉजिटिव रूप को जो है प्रभावित करते हैं। नो, ये भी नहीं होगा। सो बेस्ट होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। किससे? इमोशंस से। भावनाओं से महत्वपूर्ण से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो यही मैंने कहा कि अगर आप अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नई चीज़ों का सर्जन करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, तो इसके थ्रू आपके जो इमोशंस हैं वो भी अच्छे होंगे, ठीक है ना, बेस्ट होंगे और भी स्ट्रांग होंगे, और आप खुद एक्टिविटीज़ करेंगे, काफ़ी जो है मोटिवेट भी होंगे। नेक्स्ट है ब्लैंक के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्य को समझने, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने, संदेहों को दूर करने। तो यहाँ पे बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा। देखो बाह्य अभिप्रेरणा की बात करते हैं, दो प्रकार की होती है। एक होती है यहाँ पर आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा, और भैया जी एक होती है क्या यहाँ पर? बाहरी अभिप्रेरणा। एक कौन सी होती है भैया जी? एक होती है बाहरी अभिप्रेरणा। सो गाइस, अगर हम यहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा की बात करते हैं, तो आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब वो होता है कि बच्चा जब सीखने की कोशिश कर रहा है अपने खुद की जानने की उत्सुकता की पूर्ति के लिए, खुद की रुचि के लिए, या फिर संप्रत्य को समझने के लिए, अपने आप को नॉलेज जो है ज़्यादा बढ़ाने के लिए, या फिर खुद, ठीक है ना, अपनी कैपेसिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिर अपने खुद के संदेहों को दूर करने के लिए, ये होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब होता है जब हम बाहरी रूप से मोटिवेट होते हैं, किसी का पुरस्कार देखकर, या फिर हमें जो है टॉप करना है, हमें फर्स्ट रैंक लानी है, क्योंकि हमें सबको जो है पछाड़ना है और मुझे फर्स्ट रैंक ला करके अपना नाम रोशन करना है, यानी कि, या फिर कहे दोस्तों के बीच लोकप्रियता पानी, मुझे दोस्तों के बीच लोकप्रियता पानी है, कि मुझे अपने दोस्तों के बीच में जो मुझे ये सब ये कहे कि हाँ ये जो है इसका दोस्त बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत अच्छा है, ऐसे वैसे, यानी कि आप दूसरों की महत्ता को सुनना चाहते हैं, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? योग्यता का वार्षिक मत है, आसपास में विकर्षण है, भाषा से अनभिज्ञता है, तंत्रिका संबंधी न्यूनता है। गजब है। निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? अधिगम लर्निंग, सीखना। तो आसपास में विकर्षण होना, भाषा से अनभिज्ञता होना, तंत्रिका संबंधी न्यूनता होना, नो, बल्कि योग्यता का वार्षिक मत। योग्यता यानी कि आप अपनी कैपेसिटी, अपनी एबिलिटीज़ के आधार पर जो भी कुछ सीखना चाहते हैं आप उसी के माध्यम से सीखते हैं। आप खुद ही बताइए, आप देखो जो भी कुछ यहाँ पर सीखेंगे, मानो कि आप टीचर्स बनना चाहते हैं, नहीं आपको आईएएस बनना है, आपको पीएस बनना है, आपको आईपीएस बनना है, या फिर आपको जो है यहाँ पर बात करें दरोगा बनना है, पुलिस में, अलग अलग कैटेगरी में, तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। देखो अगर आपको ये पता है कि हाँ भैया मुझे इतनी ही मेहनत करनी आती है कि मैं बस टीचर ही बन सकता हूँ, बाकी फालतू मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा, तो आप अपनी वही लाइन चूज़ करते हैं अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। तो ये हमारी योग्यता का एक वार्षिक मत होता है, ठीक है। चलो देखो बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत सिंपल से, और बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस करा दूंगी। यहाँ पे बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में पर्यावरणीय प्रभाव के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? संवेदनशील है, क्षेत्रीय, विशिष्ट है, या फिर प्रतिक्रियात्मक है? बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। देखो बच्चे के साथ में एक ऐसा टाइम आता है, अब वो यहाँ पे बात करें हम, जो है बच्चा जब 3 साल से एबो हो जाता है, ऊपर हो जाता है, तो इस समय जो है 3 से 12 या 6 या 9 के बीच में बच्चा, ठीक है ना, उस समय जो यहाँ पे वातावरण बस हमें यूज़ कराना होता है बच्चे को अच्छा। अगर हम बच्चे को अच्छा वातावरण प्रोवाइड कराते हैं तो बच्चा बहुत ही सरलता से सारी चीज़ें सीख लेता है, क्योंकि इस टाइम में बच्चे के अंदर एबिलिटी बहुत फास्ट होती है और मानसिक क्षमता तो उतनी तेज़ ग्रो होती है कि सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। और आप छोटे छोटे कुछ भी चीज़ें यहाँ पे बच्चे के साथ में रखते हैं, उन्हें बोलते हैं, तो बच्चा तुरंत से उन्हें अवॉइड कर लेता है, एकदम सीख लेता है, ठीक है ना। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये कहलाएगा हमारा संवेदनशील, सेंसिटिव,
ये कहलाएगा संवेदनशील काल। देखो, जब बच्चा यहाँ पर खुद अपनी रुचि से और खुद मोटिवेट होकर और खुद स्वयं यहाँ पे सीखने के लिए इच्छुक होता है, भाषा भी उस समय बहुत ही फास्ट तरीके से सीखता है, वो समय कहलाता है संवेदनशील टाइम यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जोड़ा है? व्यक्तियों में विकास सिर से पैर तक होता है, हर किसी के विकास चरण दर चरण आगे बढ़ते हैं, या फिर अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, या फिर हर किसी में विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है? तो ग्रेट यहाँ पे क्वेश्चन है, मस्त वाला। ओके, क्वेश्चन है, एक माँ है, एक मदर है जिसके 2 बच्चे हैं जुड़वा। ओके, तो यहाँ पर एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति। देखो, 2 जुड़वे बच्चे हैं, ये माँ है और इस माँ के भैया 2 जुड़वा बच्चे हैं। पहला जो बच्चा है वो बहुत जल्दी चलना सीखता है, लेकिन दूसरा बच्चा बहुत देर में चलना सीखता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया जी यहाँ पर जो है ये जो है जुड़वा बच्चे हैं, तो ये जो है दोनों के दोनों एक ही टाइम, एक ही डेट, एक ही समय, एक ही दिन चलना सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। भले ही उनका बर्थ यहाँ पे इक्वल हुआ हो, जुड़वा बच्चे हो, लेकिन इन दोनों भाई बहन का यहाँ पे भाई है फिर बहनें जो भी हैं, इनका विकास अलग अलग है, डिफरेंट है। इनकी सोचने की, समझने की, विचार क्षमता, सब चीज़ डिफरेंट होगी, अलग होगी। ओके, तो इनका विकास भी अलग होगा। इनमें से कोई बच्चा जल्दी सीखना, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा कि अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है, ऑप्शन सी। इसका मतलब क्या होता है कि कोई बच्चे फास्ट सीखते हैं, कोई बच्चे धीमे सीखते हैं। ये मतलब नहीं है कि दोनों इक्वल पैदा हुए हैं तो दोनों इक्वल ही उनका विकास होगा। नो नो नो, विकास अपनी अपनी गति से होता है। विकास निम्न में से किस पर डिपेंड करता है? आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाएं, भौतिक वातावरण। सो बताना है नीचे। ओके, सो विकास निम्न से, विकास डेवलपमेंट, विकास की डेफिनेशन, विकास आपका माँ के गर्भ से स्टार्ट होकर मृत्यु तक चलता है। ठीक है, विकास का क्षेत्र व्यापक होता है। ये थोड़ी सी विकास की डेफिनेशन है। विकास सिर से पैर की ओर होता है, विकास सरल से विशिष्ट की ओर होता है। ओके, चलिए, तो देखो, विकास हेरिडिटी को भी प्रभावित करेगा, बिल्कुल समाज संस्कृति को प्रभावित करेगा, भौतिक वातावरण, इन्वायरमेंट, सारी चीज़ों को। भैया विकास आप कहीं पर भी रहते हैं, आप किसी भी माहौल में रहते हैं, किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, कहीं पर भी है आप, कहीं पर भी, हर जगह आपका विकास होगा। ओके, कम है या फिर ज़्यादा, हर जगह होगा। आपकी हेरिडिटी से बिलोंग करता है, आपकी सामाजिक संस्कृति, आप अपने आस पड़ोस के साथ में बच्चों के साथ बैठते उठते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जी हाँ, देखो, विकास हमारा हर क्षेत्र में होगा। आप कहीं पर भी, आप बस में जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं, आप साइकिल पे जा रहे हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं, आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपका विकास हो रहा है, कंटिन्यू। ठीक है, नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदीगामक, पूर्व, मूर्त या फिर औपचारिक? देखो, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। 4 यहाँ पर इन्होंने अवस्थाएं बताई। संवेदीगामक अवस्था 0 से 2 साल की, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था 2 से 7 साल की, और ये यहाँ पे 7 से 11 साल की, और ये 11 से 18 साल की औपचारिक संज्ञानात्मक। तो किस इस स्टेज में, किस अवस्था में बच्चा क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए तैयार हो जाता है, तर्क वितर्क करने लगता है? वो होगा यहाँ पर क्या? मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था। क्रमबद्धता का मतलब ये होता है, यहाँ पर बच्चा समझ जाता है कि भैया सिर्फ और सिर्फ काउंटिंग 1 से 100 तक ही नहीं होती, बल्कि 100 से अनंत तक होती है, अनगिनत होती है, कहीं तक भी हम जा सकते हैं। यानी कि सारी चीज़ें क्रम में जानना याद कर लेता है। ठीक है ना, हर एक चीज़ को। चलिए, नेक्स्ट है, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजसन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? संतुलन, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोध। देखो, भ्रम की बात नहीं करेंगे, अवबोधन की बात नहीं, असंतुलन की बात नहीं करेंगे। तो जीन पियाजे किसकी बात करेंगे? संतुलन की बात करेंगे। संतुलन का मतलब ये होता है, आत्मसातकरण का मतलब जब हम स्वयं कुछ चीज़ें सीखते हैं। सामंजस्य का मतलब क्या होता है? हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं उसमें सामंजस्य बैठा रहे हैं कि हाँ, हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, उस चीज़ को हम फॉलो कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है? संतुलन का मतलब होता है यहाँ पर, देखो, प्रत्येक व्यक्ति या फिर बच्चा है अपने जीवन में कुछ ना कुछ शुरू से लास्ट तक सीखता रहता है, सीखने की कोशिश करता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपनी आँखों से देखकर, अनुकरण करके, सुनकर, सूंघकर, ओके, और चखकर, सारी जो है हर एक पॉइंटेड से बंदा संतुलन बैठाता है अपने आप में और सीखने की कोशिश करता है। ओके, नेक्स्ट है 6
6 साल का लड़का है मनीष। दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरों के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। तो यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण, आत्मकेंद्रियता, प्रतिवर्ती चिंतन, वैज्ञानिक तार्किकता। देखो, एक 12 साल का बच्चा है, यहाँ पे लड़का है जिसका नाम क्या है? मनीष है। वो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात को महत्व देता है, इंपोर्टेंस देता है। ओनली ये बच्चा यहाँ पर ओनली अपनी ही बात को इम्पोर्टेंस देता है, बाकी दूसरों की बातों को इग्नोर करता है या फिर कहता है कि ये सही नहीं कह रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, आप भी हैं, कि हाँ भैया जो मैंने कह दिया ना बस वो परफेक्ट है, वो राइट है, बाकी सब गलत है, बाकी सब रॉन्ग है। ठीक है, तो ये कहलाता है क्या? आत्मकेंद्रियता। आत्मकेंद्रियता का मतलब होता है मैं खुद अपनी आत्मा की बात सुनूंगी। यहाँ पे भैया आप कितने बड़बड़ाओ, यहाँ पे मैं आपकी बात नहीं सुनने वाली, नहीं सुनूंगी, क्यों आप कह रहे हो? ओके, चलिए, सो कंप्लीट हुए यहाँ पे हमारा सेशन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, मस्त। यहाँ पे कोई डाउट्स है एनीवन? सो बिल्कुल आप बता सकते हैं। सो चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम, और कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तभी आपको कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पे मिलेगी। तो अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर।